हम लोगों को आज निवेश पढ़ना था ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि निवेश होता क्या है। ठीक, निवेश यानी इन्वेस्ट क्या होता है। जैसे सामान्यतः हम लोग क्या जानते हैं कि जो आदमी ऋण पत्र, डिबेंचर, प्रतिभूति, शेयर, स्टॉक ये सब खरीदता है तो समझता है कि निवेश कर रहा है। तो वहाँ पे निवेश नहीं होता है, बल्कि वर्तमान जो पूंजी है उसका केवल हस्तांतरण मात्र होता है। ठीक है, निवेश का वास्तविक अर्थ होता है पूंजी निर्माण में वृद्धि करना। ठीक, यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्ट से पूंजी निर्माण की प्रक्रिया हो रही है या पूंजी उत्पादन हो रहा है या पूंजी उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तब हम लोग बोलेंगे निवेश हो रहा है या यह निवेश है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग केन्स की परिभाषा को देखते हैं। केन्स ये बोलते हैं कि विनियोग का ये प्रयोग करते हैं, जो इसका अर्थ होता है निवेश ही। निवेश वास्तविक निवेश तब होता है जब पूंजी उत्पादन या पूंजी स्टॉक में वृद्धि हो। ठीक, वही निवेश होता है। सामान्य रूप में हम लोग क्या बोलते हैं कि पूंजी स्टॉक में हुए वृद्धि को निवेश कहा जाता है। पूंजी स्टॉक में हुए वृद्धि को निवेश कहा जाता है। रॉबिन्सन बोलते हैं कि वास्तविक निवेश वह निवेश है जिससे नए प्लांट का निर्माण हो, नए भवन का निर्माण हो, नए बिल्डिंग का निर्माण हो। इस तरीक़ा से जो नयापन आता है किसी भी पूंजी स्टॉक में, तो उसको रॉबिन्सन बोलती है कि वही हमारा निवेश। क्लियर हो गया। हम यहाँ पूंजी का भी प्रयोग किए हैं और निवेश का भी। ठीक, पूंजी क्या होता है। ठीक, तो वर्तमान में हमारे पास जो भी संसाधन के रूप में स्टॉक है वो हमारे लिए पूंजी हो गया। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये टेबल जो है ना, ये हमारे लिए पूंजी स्टॉक है। ठीक, अब इसमें हम अगर वृद्धि कर रहे हैं, 2 गो है तो 4 गो हो जा रहा है, तो वो हमारा निवेश होगा। क्लियर हुआ। यदि 2 ये है तो वो हमारा पूंजी स्टॉक है। तो पूंजी स्टॉक की जो अवधारणा होती है ना और निवेश की जो अवधारणा होती है, दोनों में अंतर है। निवेश की अवधारणा जो होती है वो प्रवाह के रूप में होती है। प्रवाह समझ रहे हैं ना, बढ़ते हुए। और पूंजी जो है एस्थेटिक है, ये एक समय में निश्चित रहेगी। ठीक, तो यही हो गया हमारा क्या, निवेश। अब निवेश के अब यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल दे दीजिएगा। जैसे नए भवन, प्लांट, सड़क, हॉस्पिटल, ये जितने भी चीज़ है हमारा क्या है, निवेश कहलाएगा। ठीक,
अब निवेश क्या क्या होता है कि निवेश के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रेरित निवेश और दूसरा होता है स्वायत्त निवेश। इसको प्रेरित निवेश क्या होता है कि इंस्टीट्यूस्ड या वो है ऑटोनोमस, आप लोग हिंदी लिखिए। प्रेरित निवेश में क्या होता है, ये होता है इंड्यूस्ड, वो होता है ऑटोनोमस। प्रेरित निवेश में क्या होता है कि ये आय प्रायोजित होता है और मांग से प्रभावित होता है। आय प्रायोजित कहने का अर्थ होता है कि वैसा निवेश जो आय से प्रभावित हो। अगर आय बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, आय कम होगा तो निवेश कम होगा, मांग बढ़ेगा तो निवेश अधिक होगा, मांग कम होगा तो निवेश कम होगा। तो प्रेरित निवेश जो है ना, आंतरिक तत्वों से प्रभावित होता है। अब आंतरिक तत्वों में क्या है, जैसे मांग और आय, हम दो चीज़ बोले ना, तो मांग और आय देखिएगा लो तो किससे किससे प्रभावित होगा, कीमत से होगा, ब्याज से होगा, मजदूरी से होगा। ये सब क्या है, आंतरिक तत्व। समझ में आ रहा है बात को। और इससे हमारा मांग और आय प्रभावित होता है। मान लीजिए कि कीमत हम बोले, ब्याज की दर बोले, तो ब्याज की दर अधिक होगी तो निवेश होगा, नहीं होगा। निवेश नहीं होगा तो हमारे श्रमिक को या हमारे नागरिक को कम रोजगार मिलेगा। कम रोजगार के कारण उसकी आय कम हो जाएगी, आय कम हो जाएगी तो डिमांड कम करेगा, डिमांड कम करेगा तो निवेश कम होगा। तो जो प्रेरित निवेश होता है, कहा जाता है कि किससे प्रभावित है, आय से और मांग से। मेन रूप से इसको बोला जाता है कि प्रेरित निवेश आय प्रायोजित होता है, माने कि ये आय पर ही डिपेंड करता है मुख्य रूप से। यानी कि आई बराबर फंक्शन वाई, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट जो है इस वाई यानी कि इनकम पर डिपेंड करता है। ठीक, अब कैसे करता है ये बता देते हैं। जितने निजी निवेश होते हैं सब किस प्रकार के होते हैं, आय प्रायोजित। निजी निवेशक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। बात समझ में आ रही है। तो जो प्रेरित निवेश होता है वो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, और जब लाभ के उद्देश्य से किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो आय से संबंध स्थापित कर लेगा। अरे लाभ बढ़ेगा किसी का तो उसी का ना आय बढ़ेगा। मान लीजिए कि फैक्ट्री हम लगाए हैं तो हमको लाभ मिलने लगा है, तो लाभ मिलने के साथ हमारा आय भी बढ़ने लगा है। तो जैसे जैसे आय बढ़ेगा वैसे वैसे निवेश हम करते जाएंगे। समझ में आ रहा है। और जैसे जैसे हमारा आय घटेगा वैसे वैसे निवेश हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसमें प्रेरित निवेश में लिखा जाता है कि यह निवेश, 2 लाइन लिख लीजिए लो कि आप लोगों को घर पे जाइएगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। पहला इसका पॉइंट होता है कि यह आय प्रायोजित निवेश है, ठीक, जो मांग से प्रभावित होता है, मांग से प्रभावित होता है। इसको
ब्याज, मजदूरी, कीमत इत्यादि प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के निवेश लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक? इस निवेश को आय के साथ निम्न रूप में दिखाया जा सकता है। अब यहाँ लिखिएगा I इज इक्वल टू फंक्शन एफ वाई। जहाँ I दे दीजिएगा लो इन्वेस्टमेंट माने निवेश है, एफ फलन है, वाई आय है। यानी कि ये निवेश जो है इस आय पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे निवेश बढ़ेगा, जैसे जैसे निवेश आय कम होगा निवेश कम होगा। फंक्शन एफ है, इन्वर्टेड कमा बंद वाई, तो ये वाई, ये आई इस वाई पे डिपेंड है। जैसे जैसे वाई बढ़ेगा आई भी बढ़ेगा। यानी कि आप फैक्ट्री वाला का आय बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वो उसको लाभ हो रहा है। इसमें लाभ की चर्चा किए हैं कि नहीं? किए हैं ना। जैसे जैसे उसका लाभ बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा ना, तो और उसको आशा होगी कि हम और इन्वेस्ट करें कि और लाभ कमाएं, तो उसके कारण क्या करेगा कि निवेश और बढ़ा देगा। जैसे जैसे ये आय बढ़ेगी वैसे वैसे निवेश बढ़ेगा, जैसे जैसे ये कम होगा ये कम होगा। फलन ये दिखाता है फंक्शन ना कि दो चरों के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ आई और वाई है ना, तो आई और वाई एक दूसरे से संबंधित है। तो हम शुरू में बोल दिए हैं कि यह जो निवेश है वो क्या है, आय प्रायोजित है, कि आय बढ़ने और घटने पर निवेश पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी बढ़ेगा और घटेगा। तो इसलिए इसको फंक्शन के रूप में दिखा दिया जाता है कि आई इज इक्वल टू फंक्शन वाई। अब इसको हम लोग देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। हो गया। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में फिगर दिया ही जाता है जहाँ ज़रूरत है। तो नीचे वाले अक्ष को एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊपर वाले को वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, हम नीचे वाला पर आय को दिखाते हैं, ठीक, ऊपर वाले पर निवेश को दिखाते हैं। अगर ये निवेश की रेखा है आई डैश, अब मान लीजिए कि इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे हमारा आय क्या होगा, बढ़ेगा। कंसेप्ट क्लियर है? इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा निवेश क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए ये y1 बिंदु है, माने जब आय हमारा ओ y1 इतना है तो निवेश शून्य है। ठीक है, जैसे हमारा आय बढ़ता है, मान लीजिए कि y2 पर आ जाते हैं, तो हमारा निवेश भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ये यहाँ हम y2 लिख देते हैं, y2 हमारा निवेश हो गया। यहाँ कहने का मतलब होगा कि इतना हमारा निवेश हो गया है। इसके सामने देखेंगे तो इतना हुआ ना, समझ में आ रही है? फिर जैसे हमारा आय बढ़ेगा, मान लीजिए कि आय हमारा बढ़ के y3 हो गया, माने इतना आय बढ़ गया,
तो हमारा निवेश भी तो बढ़ेगा। तो निवेश को निवेश वाला रेखा से मिलाएंगे कि कितना हमारा निवेश बढ़ गया, तो यहाँ पर हमारा निवेश आ गया। तो इस फिगर से क्या निकल रहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ रहा है वैसे वैसे निवेश भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसको अपने भाषा में लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? आप लोग लिखिएगा कि चित्रानुसार x अक्ष पर आय को लिया गया है, y अक्ष पर निवेश को लिया गया है। जब आय y1 होता है तो निवेश 0 होता है। जैसे आय बढ़ के y2 पर आता है तो हमारा निवेश भी बढ़ के y2 i2 हो जाता है। फिर जब आय बढ़ता है, बढ़ के हमारा y3 हो जाता है तो हमारा निवेश भी बढ़ के y3 i3 हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे निवेश भी बढ़ रहा है। एक साइड का हुआ, इसको पलट दीजिएगा लोग। ये तो हम दिखाए कि आय बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा। हम वहाँ पे ये भी ना होता है फंक्शन का मतलब कि आय घटेगा तो निवेश भी घटेगा। तो अब पहला बिंदु इसको मान लेना है। मान लेते हैं कि हमारा आय इतना है तो निवेश इतना है। जैसे आय घट के हमारा इतना हुआ, निवेश भी घट के इतना हो गया। क्लियर? ऐसे आप लोगों को लिखना है। लिखने में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे निवेश इसलिए नहीं होता है कि जितना प्रोडक्शन है उतना उसको खपत कर लेता है, जितना उसकी आय है उसको कंजम्पशन में खपत कर लेता है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तब ना निवेश कीजिएगा। एक्स्ट्रा पैसा नहीं होगा तो निवेश कीजिएगा। अब देखिए दूसरा है स्वायत्त निवेश, यही ना है स्वायत्त निवेश। वहाँ हम बोले थे कि प्रेरित निवेश जो है आंतरिक तत्व से प्रभावित होता है और स्वायत्त निवेश जो है बहिर्भाव तत्व से, यानी कि बाहरी तत्व से प्रभावित होता है। ठीक, पहला हो गया। दूसरा इसमें क्या है कि ये आय से प्रभावित नहीं होता है। ठीक, आय से प्रभावित नहीं होता है। ठीक, और ना ही इसको मांग प्रभावित करता है। ठीक है, बल्कि यही मांग को प्रभावित करता है। वहाँ हम प्रेरित में क्या बताए थे कि प्रेरित निवेश को मांग प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ क्या है कि स्वायत्त निवेश जो है मांग को प्रभावित करता है। समझ रहे हैं लोग बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे स्वायत्त निवेश मांग को प्रभावित करता है। ठीक, इसके बाद इसकी और क्या विशेषता है कि जो बाहरी तत्व इसको प्रभावित करते हैं वो कौन कौन है। तो समझ जाइए लोग कि बाहरी तत्व आंतरिक तत्व में क्या है। जैसे मान लीजिए कि नव प्रवर्तन हो गया, आविष्कार हो गया, युद्ध हो गया, क्रांति हो गई, ये सब चीज देख रहे हैं हम लोग।
ये सब चीज लग रहा है ना कि बाहरी टाइप का अनुसंधान हो गया। तो इन चीजों से क्या होता है कि स्वायत्त निवेश प्रभावित होता है। इन चीजों को हम बाह्य तत्व बोलते हैं। ठीक? हाँ, अब बताते हैं। जब आय प्रायोजित नहीं है तो इससे इसका जो ये स्वायत्त निवेश जो होगा उससे लाभ की अपेक्षा भी नहीं की जाएगी। क्लियर हो गया? यहाँ पर प्रेरित में था ना कि आय से जुड़ा हुआ था, तो जो भी आय से जुड़ेगा वो लाभ से जुड़ जाएगा, और यहाँ आय से ये नहीं जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? इसको बाहरी तत्व प्रभावित करने लगे हैं, आंतरिक तत्व नहीं कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि स्वायत्त निवेश जो होता है दीर्घकाल में, प्रेरित निवेश भी दीर्घकाल में स्वायत्त निवेश बन जाता है, क्योंकि प्रेरित निवेश को दीर्घकाल में बाहरी तत्व प्रभावित करने लगते हैं। ऑलरेडी स्वायत्त निवेश है, और स्वायत्त निवेश मुख्यतः सरकार द्वारा ही किया जाता है। जो भी सरकार द्वारा निवेश किया जाता है वो स्वायत्त निवेश ही होता है। जैसे मान लीजिए, बताते हैं ना, सुनिए ना। सरकार मान लीजिए कि सड़क बना रही है अपने आय के लिए, कि जनता की सुविधा के लिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता की सुविधा है। उसको तो लाभ से नहीं लेना देना है। बात समझ रहे हैं? तो जो लाभ से, वैसा निवेश जिसका लाभ से कोई लेना देना नहीं हो, आय से कुछ लेना देना नहीं हो, उस स्वायत्त निवेश के तहत आ जाता है। ठीक? और प्रेरित निवेश को स्वायत्त निवेश दीर्घकाल में इसलिए बोला जाता है कि दीर्घकाल में प्रेरित निवेश को भी बाहरी तत्व प्रभावित करने लगते हैं। प्रेरित निवेश को आंतरिक तत्व ही न प्रभावित करते हैं, और ये लाभ से जुड़ा हुआ रहता है, आय से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन स्वायत्त निवेश क्या है? बाहरी तत्व से प्रभावित होता है, आय से प्रभावित नहीं होता है। माने आय प्रायोजित नहीं है, ना ही लाभ के उद्देश्य से इसको किया जाता है, और इसको बाहरी तत्व ही प्रभावित करते हैं। और दीर्घकाल में जितने भी निवेश होते हैं सभी स्वायत्त बन जाते हैं, क्योंकि बाहरी तत्व दीर्घकाल में सभी प्रकार के निवेश को प्रभावित करना शुरू कर देता है। इसके बाद इसको सामाजिक या सार्वजनिक निवेश भी बोला जाता है। ठीक? सामाजिक या सार्वजनिक निवेश भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि ये निवेश मुख्यतः सरकार द्वारा ही किया जाता है, सरकार द्वारा ही किया जाता है। अब आप लोग जितना देखिएगा, जैसे सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, विद्यालय, इस टाइप का जो निवेश होता है वो क्या होता है? इसका उद्देश्य लाभ कमाना थोड़ी होता है। अब सरकारी हॉस्पिटल है तो सरकारी हॉस्पिटल सरकार उसको लाभ कमाने के उद्देश्य से थोड़ी बनाई है। उसका उद्देश्य क्या है? कि लोगों का कल्याण हो। ठीक है? हाँ? आपके गांव में जो सड़क गया है उस पर टोल लगता है क्या? वहाँ तो रिसर्च और अनुसंधान भी हो रहा है, प्रॉफिट का उद्देश्य भी आय भी लगा रहा है उसको रिसर्च करने। अब सरकार जितना वैक्सीनेशन कर रही है तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना है। तो प्राइवेट जो करेगी उसका तो उद्देश्य है लाभ कमाना। सरकार तो उससे उतना ही पैसा में ले रही है जितना उसका लागत है। सरकार को कहाँ छोड़ रहा है? और सरकार वही चीज़ हमको फ्री में दे रही है।
तो इसमें दो ही चीज़ समझना है कि स्वायत्त जो निवेश होता है वो दीर्घकाल के लिए होता है, और दीर्घकाल में जितने भी निवेश होते हैं उसको आंतरिक और बाह्य दोनों तत्व प्रभावित करने लगते हैं। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा कि स्वायत्त निवेश जो होता है वो आय प्रायोजित नहीं होता है। तीसरा कि इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना भी नहीं होता है। और चौथा कि इसको बाहरी तत्व प्रभावित करते हैं। पूछता है कि निवेश क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछता है कभी कभी कि प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश में क्या अंतर है। आज समझ आ रही है आप लोग को? तो जितना पॉइंट बताए हैं वो सब जुबान पे होना चाहिए। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा लगभग। इसका भी देखिए, इसमें भी हम लोग चित्र के द्वारा समझते हैं, ठीक है। वाई इस पे क्या लिखेंगे? इस पे आय। हवा ये होगा आपका निवेश का रेखा, समझ गया। ये हमारा हो गया Y1 आय, Y2 आय, Y3 आय, Y4 आय। अब देख रहे हैं हमारा आय बढ़ रहा है, लेकिन निवेश यहाँ से यहाँ के बीच में जो है इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। हम पहला ही लिखे हैं कि आय प्रायोजित नहीं है, और वहाँ पे था कि आय प्रायोजित था। तो इसमें ये स्वायत्त निवेश में यही दिखाया जाता है कि हमारी आय चाहे Y1 से बढ़ के Y2 हो जाए, चाहे Y3 हो जाए या Y4 हो जाए, हमारे स्वायत्त निवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्वायत्त निवेश जो वो आय है वो Y1 के स्थिति में भी उतना ही है, Y2 के स्थिति में भी उतना ही है, और Y3 के स्थिति में भी उतना ही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होता है कि मान लीजिए कि सरकार बढ़ा दी, तब बढ़ा दी तो ये दूसरी रेखा आपका I2 हो जाएगा। आय से नहीं बढ़ेगा। सरकार या जो भी सार्वजनिक इकाइयाँ हैं वो अपने इन्वेस्ट को बढ़ा दे तो वो पैरेलल रहेगा, ठीक है। आय से उसका कोई संबंध नहीं रहता। तो ये हो गया आपका स्वायत्त निवेश। आप लोग चूँकि पहली बार इसको, मतलब हमको लगता है कि इसमें से 80-90% लड़का पहली बार इस सब चीज़ को ऐसे देख रहे होंगे, तो थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। अब आप लोग जाके पढ़िएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग पढ़िएगा तब पता चलेगा कि कितना मेहनत करने के बाद इतना कंसेप्ट क्लियर होता है, समझ गए। और एक बार आप लोगों का कंसेप्ट बन गया ना, फिर अब हम लोग देखेंगे कि निवेश को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन है। निवेश को निर्धारित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले और निर्धारित करने वाले दोनों में अंतर होता है। तो निवेश आदमी करता है, कब करता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे तत्व है जो निवेशक को मजबूर कर देते हैं कि आप निवेश कीजिए या निवेश नहीं कीजिए। तो वो कौन कौन तत्व है उसी को हम लोगों को देखना है। तो पहला होता है पूर्ति कीमत। पूर्ति कीमत
दूसरा होता है प्रत्याशित आय। तीसरा होता है ब्याज की दर। और एक चौथा हम लिख देते हैं जिसको आगे समझाएंगे, प्रत्याशित प्रतिफल की दर। ठीक, इसी से एक निवेशक क्या करता है कि अपना तुलना कर लेता है और निवेश करना शुरू कर देता है।